सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 13 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में फिनलैंड में नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो आंसर होगा अलेक्जेंडर स्टब। तो फिनलैंड के ये पूर्व प्रधानमंत्री रहे थे अलेक्जेंडर स्टब, जिन्होंने अभी फिनलैंड के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव जीत लिया है। फिनलैंड के नए राष्ट्रपति बन गए हैं ये अलेक्जेंडर स्टब। अच्छा, इनके नाम को आप ऐसे याद रख सकते हो। आपको पता है फिनलैंड को क्या कहते हैं? झीलों का देश कहते हैं। तो झीलों का देश कहते हैं, बहुत सारी झीलें वहां पे। तो वहां के राष्ट्रपति क्या करते हैं? हर झील में अपना टब रखते हैं और फिर वहीं पे बैठ के नहाते हैं। तो अलेक्जेंडर स्टब। तो ऐसे हल्की हिंट मिल जाएगी आपको। बात फिनलैंड की है तो पहले ये देखो मैप में फिनलैंड। कैपिटल आपको पता है हेलसिंकी होती है। करेंसी आपने कहा यूरो है। प्रधानमंत्री कौन है? पेट्री ओरपो है। और अब प्रेसिडेंट बन गए अलेक्जेंडर स्टब। आपको याद होगा पिछले साल हमने पढ़ा था वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में फिनलैंड टॉप पे रहा था, भारत उसमें 126 नंबर पे था। मैंने आपको बताया फिनलैंड को झीलों का देश कहते हैं। अच्छा, भारत में किस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है? तो उदयपुर को कहते हैं, जो आपको मिलेगी राजस्थान में। और नहरों का देश किसे कहा जाता है? पाकिस्तान को कहा जाता है। लेकिन अगर पूछे नहरों का शहर तो यह है वेनिस। कुछ ऑप्शंस भी मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट लेकर के आया हूं। ये बिल्कुल अभी लेटेस्ट 2024 वाले ही हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनना। ओल्जास बेक्टेनोव ये अभी कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने। नायब बुकेले अभी अल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट बने। तो अहमद अवद बिन यमन देश के प्रधानमंत्री बने थे। तो 2024 के ये 4 इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट मैंने आपको यहां पे करवाए हैं, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताओ हाल ही में किसे केपीपी नाम्बियार पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा एस सोमनाथ को। तो अभी इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स केरल ने इसरो के जो अध्यक्ष हैं कौन? एस सोमनाथ। इनको 2024 के लिए केपीपी नाम्बियार पुरस्कार से अभी सम्मानित किया है। यह पुरस्कार इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के अग्रणी केपीपी नाम्बियार की याद में दिया जाता है, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स केरल के संस्थापक अध्यक्ष थे। तो ये जो पुरस्कार है ये मानवता के लिए टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तियों या समूहों को दिया जाता है। तो इस बार दिया गया ये एस सोमनाथ को, जो कि कौन है? इसरो के 10वें नंबर के चीफ है, हेड है। अभी इनकी एक ऑटोबायोग्राफी आई थी, आपको याद होगा, निलावू कुदिचा सिम्हांगल उसका नाम है, जो कि मलयालम भाषा में लिखी गई है। अच्छा, इसरो से भी आपको याद आएगा अभी इसरो को लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बाकी ऑप्शन आप देखो, ये हमारे पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। अभी असम का सर्वोच्च सम्मान इनको मिला था, जिसे आप कहते हो असम वैभव। बाकी अभी शीर्षेंदु मुखोपाध्याय की बात करेंगे, 2023 का कुवेम्पू पुरस्कार मिला था। और सुकृता पॉल कुमार की बात करें तो सॉल्ट एंड पेपर के लिए रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार इनको मिला था। तो सारे नाम इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में विश्व यूनानी दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 11 फरवरी को। तो हर साल 11 फरवरी को वर्ल्ड यूनानी डे के रूप में मनाया जाता है। ये दिन भारतीय यूनानी विद्वान अजमल खान की जयंती को मनाया जाता है। उन्हें भारत में यूनानी चिकित्सा का प्रणेता माना जाता है। और इस बार की थीम है यूनानी चिकित्सा एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य। पहली बार इस दिन को 2017 में हैदराबाद के केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्था में मनाया गया था। और मैं आपको बता दूं कि पूर्वोत्तर का पहला यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन कहां पे किया गया था? तो याद रखना असम के सिलचर में। वैसे हमारे आयुष मंत्री कौन है? सर्बानंदा सोनोवाल है, जिनके पास आपको पता है शिपिंग मंत्रालय भी है। और आयुष की फुल फॉर्म क्या होती है पूछे तो? आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। और वैसे 11 फरवरी को आप ध्यान रखें विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतरराष्ट्रीय दिवस भी होता है। अब इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन आ गया, तो चलो फरवरी के सारे इंपॉर्टेंट डेज मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। और अगर आपको याद है या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो जब भी मैं आपको रिवीजन करवाता हूं तो चीजों को बोल बोल के रिपीट करा करो, आपको चीजें जल्दी और लंबे समय तक याद रहेगी। जैसे कि देखो 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया था। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस था। 4 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस था। और 4 फरवरी को ही वर्ल्ड कैंसर डे था, जिसकी थीम याद रखना टूवर्ड्स वी चैलेंज दोज इन पावर। 6 फरवरी को सेफर इंटरनेट डे। और अभी 10 फरवरी को आपने विश्व दलहन दिवस के रूप में मनाया था। तो ये फरवरी के कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किस राज्य ने घर घर राशन योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा पंजाब ने। तो पंजाब के मुख्यमंत्री कौन? भगवंत मान। तो अभी उन्होंने पंजाब के अमलोह से घर घर राशन योजना को शुरू किया है, जिसका उद्देश्य है गरीबों को आसानी से राशन उपलब्ध कराना, साथ ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुलभ बनाना।
तो इसमें जो राशन मिलेगा उसका लाभार्थियों को उनके घर पर ही पहुंचा दिया जाएगा। अब बात पंजाब की है तो ये रहा मैप में पंजाब। देखो पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ हो गई, मुख्यमंत्री भगवंत मान हो गए। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना, पंजाब के अभी तक जितने भी आपने करंट अफेयर्स पढ़े हैं पिछले एक साल में वो सारे मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। अभी आपको याद होगा पंजाब ये सभी दुर्घटना संभावित स्थलों का मानचित्र यानी कि मैपिंग करने वाला ये पहला राज्य बना था। देश में पहली बार सड़क दुर्घटनाएं कम करने के लिए सड़क सुरक्षा बल का गठन किया था पंजाब ने। अमित शाह जी जो हमारे गृह मंत्री है, अभी इन्होंने देश के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन किया था चंडीगढ़ में। और अभी पंजाब ने ही मुफ्त आटा होम डिलीवरी योजना को शुरू किया था। अच्छा, देश का सबसे ऊंचा तिरंगा कहाँ पे लगाया गया? अमृतसर में, भारत पाक अटारी सीमा पर, जिसकी ऊंचाई है 418 फुट। और पूछे किस राज्य में सारागढ़ी स्मारक की आधारशिला रखी गई थी? पंजाब के फिरोजपुर में। पंजाब का पहला स्कूल ऑफ एमिनेंस ये कहाँ पे खोला गया? अमृतसर में। पंजाब पुलिस ने नशे के खिलाफ ओपीएस क्लीन अभियान चलाया था। और राइट टू वॉक पॉलिसी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना था पंजाब। लेकिन साथ में यह भी याद रखना कि राइट टू साइट और राइट टू हेल्थ पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान है। उसके अलावा हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने भारतीय वायु सेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किया था चंडीगढ़ में ही। पंजाब के 5 बार के मुख्यमंत्री रहे थे प्रकाश सिंह बादल, उनका निधन भी हुआ था। झींगा मेले का आयोजन किया गया था पंजाब में। और चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदल के भगत सिंह जी के नाम पे कर दिया गया। और यहाँ पे एक विधायक एक पेंशन योजना शुरू हुई थी। माघी मेले उत्सव का आयोजन पंजाब में हुआ था। एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट ये बना पंजाब के संगरूर में। और लोक मलिनी योजना यहाँ पे शुरू हुई थी। पंजाब के मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बलबीर सिंह सीनियर के नाम पे किया गया था। पंजाब ने जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव घोषित किया था। और यहाँ पे एक योजना चलती थी पहले, मिशन लाल लकीर, उसका नाम बदल के मेरा घर मेरा नाम योजना कर दिया गया था। अच्छा, पंजाब का मार्शल आर्ट क्या है? गतका है। तो ये पंजाब से पिछले एक साल में जो जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हमने पढ़े थे वो सारे मैंने आपको रिवाइज करवा दिए हैं, इनको ध्यान में रखना। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना। आज के हमारे वीडियो का टारगेट रहेगा 7000 लाइक का। बहुत दिन से यही टारगेट रखते हैं लेकिन अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो प्लीज अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना। और अपने दोस्तों के साथ में अगर किसी स्टडी ग्रुप से जुड़े तो वहां पे भी एक बार वीडियो को शेयर कर देना। आपके ऐसा करने से मुझे भी खुशी होती है, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। और जब किसी काम को करने में खुशी होती है, मोटिवेशन मिलता है तो हम उसको और बेहतर तरीके से कर पाते हैं। और यहाँ पे ये काम मैं आप ही के लिए कर रहा हूँ। बाकी इनकी प्रैक्टिस के लिए क्विज आपको मिल जाएगी, आपकी प्रैक्टिस कर सकते हो, वहां पे जाकर के आप टेस्ट लगा सकते हो। पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में महासागरों और वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए पेस मिशन किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा नासा ने। तो अभी नासा ने ये पेस मिशन लॉन्च किया है। किस रॉकेट से लॉन्च किया? फॉल्कन 9 से, जो कि स्पेस एक्स का है, एलन मस्क की कंपनी है। क्यों लॉन्च किया? तो एटमॉस्फेयर और महासागरों की स्टडी करने के लिए। पेस का मतलब हो गया यहाँ पे प्लैंकटन, एरोसोल, क्लाउड, ओशियन इकोसिस्टम। अच्छा, पहले हम नासा की बात करते हैं। नासा मतलब नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी स्थापना होती है 1958 में, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। और इसके एडमिनिस्ट्रेटर प्रशासक कौन है? बिल नेल्सन है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च होने वाला भारत का पहला उपग्रह सैटेलाइट कौन सा था? तो आंसर करना GSAT-20 था। और अभी फॉल्कन 9 ने नासा के सीक्रेट स्पेस प्लेन X-37B को भी लॉन्च किया था। अच्छा, नासा और इसरो ये भारत की स्पेस एजेंसी है। तो नासा और इसरो ये आपस में मिलकर के इन्होंने एक उपग्रह बनाया है जिसका नाम निसार है। निसार मतलब होता है नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रेडार। और उसी तरह से याद रखना लुपेक्स मिशन ये भारत और जापान का है। जापान की स्पेस एजेंसी है जाक्सा। तो लुपेक्स का मतलब हो गया लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। और अभी आपको पता है जापान ये चांद पर जाने वाला 5वां देश बन गया। इससे पहले चौथा भारत बना था, लेकिन भारत साउथ पोल पे गया था। तो आप कह सकते हो चांद के साउथ पोल पे जाने वाला या उतरने वाला पहला देश बना है भारत। तो ध्यान रखना ये सारी बातें। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में जारी हुरुन इंडिया 500 सूची में भारत की सबसे मूल्यवान गैर सूचीबद्ध प्राइवेट कंपनी कौन सी बन गई? तो आंसर होगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो अभी हुरुन इंडिया 500 कंपनियों की लिस्ट जारी की गई है। इसमें भारत की उन प्राइवेट कंपनियों को शामिल किया गया है जो कि शेयर मार्केट में, इक्विटी मार्केट में लिस्टेड नहीं है। और इनमें
सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया 1.92 लाख करोड़ के मूल्यांकन के साथ भारत की सबसे मूल्यवान गैर सूचीबद्ध प्राइवेट कंपनी बन गई है। इसके बाद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, मेगा इंजीनियरिंग, जोहो, स्विगी वगैरह है। और वहीं मैं आपको बता दूं कि भारत की सबसे मूल्यवान लिस्टेड कंपनी कौन सी है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज है। मतलब जो शेयर मार्केट में लिस्टेड है उस मामले में जो सबसे मूल्यवान प्राइवेट कंपनी है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज है। और वहीं गैर लिस्टेड यानी कि नॉन लिस्टेड कंपनी में अगर भारत की सबसे मूल्यवान प्राइवेट कंपनी देखेंगे तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है। दोनों मैंने आपको बता दिया अंतर, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताइए, अभी हाल ही में स्विट्जरलैंड के जंग फ्राउजॉक में मशहूर आइस पैलेस में किसकी स्मारक पट्टिका लगाई गई, तो आंसर होगा नीरज चोपड़ा। तो स्विट्जरलैंड में एक स्थान है जंग फ्राउजॉक, जिसे यूरोप का शिखर भी बोलते हैं, और यहाँ पर बर्फ से बना एक पैलेस है, आइस पैलेस। वहां पे अभी एक स्मारक पट्टिका लगाई गई है जो कि नीरज चोपड़ा की है, जो कि एक सम्मान की बात है। यहाँ पे कई और भी महान खिलाड़ियों के स्मारक हैं, जैसे कि टेनिस प्लेयर रॉजर फेडरर हो गए, गोल्फ प्लेयर रोरी मैकल रॉय हो गए, इनके जैसे और भी कई स्टार प्लेयर्स हैं। और अभी उन्हीं में शामिल हो गए नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक से है। आपको पता हो तो 2022 में पद्मश्री इनको मिला था, 2022 में ही परम विशिष्ट सेवा पदक मिला था, 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी मिल चुका है, 2018 में इनको अर्जुन अवार्ड मिल चुका है। और कुछ चैंपियनशिप की बात करें तो अभी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 जो कि बुडापेस्ट में हुई थी, उसमें इन्होंने गोल्ड जीता। टोक्यो ओलंपिक 2020 में इन्होंने गोल्ड जीता था और ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले पहले एथलीट बने थे ये 87.58 मीटर दूर भाला फेंक करके। और ये उन्होंने जीता था 7 अगस्त 2021 को, इसीलिए 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाते हैं। और पुणे में जो आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट स्टेडियम है उसका नाम नीरज चोपड़ा के नाम पे रखा गया। इन्हें स्विट्जरलैंड टूरिज्म का फ्रेंडशिप एम्बेसडर भी बनाया गया था। तो इनसे संबंधित ये सारे पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार विजेता डॉक्टर ईश्वर चंद्र वर्मा का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था, तो आंसर होगा चिकित्सा। तो ईश्वर चंद्र शर्मा जेनेटिक्स मेडिसिन विशेषज्ञ थे ये। उन्हें जेनेटिक्स के क्षेत्र में योगदान के लिए 2023 में पद्मश्री पुरस्कार भी मिला था और उससे पहले 1983 में बीसी रॉय राष्ट्रीय पुरस्कार से भी वो सम्मानित किए गए थे। बाकी आपको बता दूं कि उन्होंने 1968 में एम्स दिल्ली में भारत का पहला आनुवांशिक केंद्र स्थापित किया था और अभी इनका निधन हो गया। आप जानते हो चिकित्सा यानी कि मेडिसिन के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? कैटलिन कैरिको और ड्रू विस्मैन को। और अभी आप ही में से बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे मैसेजेस किए थे, उसमें कई स्टूडेंट ने बताया अभी नोबेल पुरस्कार के ऊपर 2 प्रश्न पूछे गए थे उनके एग्जाम में। मेरे ख्याल से शायद उत्तर प्रदेश में ARO का पेपर था या कोई और था, मेरे को एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन उन बालक का, उन स्टूडेंट का मैसेजेस में ये ध्यान है कि नोबेल प्राइज के 2 प्रश्न पूछे गए थे। तो अगर आप में से कोई वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो उनको बता रहा हूँ, बाकियों को तो पता है कि नोबेल पुरस्कार के ऊपर मैंने ट्रिकी वीडियो बना दिया है। अगर वो वीडियो आप एक बार देख लोगे तो उसके बाद किसी भी एग्जाम में कभी भी यहाँ से प्रश्न आएगा तो आप गलत नहीं करोगे। तो वो वीडियो एक बार देख लेना, एक बार के आपके 10-15 मिनट खर्च हो जाएंगे, आपके कीमती मिनट, लेकिन वो आपको 1 से 2 नंबर दिलाएंगे आपके एग्जाम में, ये मेरी गारंटी है। तो अभी 2023 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार की हम बात कर रहे हैं तो ये 2 जनों को मिला था, कैटलिन कैरिको और ड्रू विस्मैन को। ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में किसकी पुण्यतिथि को 11 फरवरी को अभी समर्पण दिवस के रूप में मनाया गया? तो आंसर होगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो कि भारतीय जनसंघ के सह संस्थापक थे, उन्होंने 1951 में भारतीय जनसंघ की नींव रखी थी। उनका जन्म हुआ था 25 सितंबर 1916 में और 11 फरवरी 1968 में उनका निधन हो गया था। तो हर साल उनकी पुण्यतिथि को यानी कि 11 फरवरी को हम समर्पण दिवस के रूप में मनाते हैं। वैसे तो उनकी जयंती को भी यानी कि उनके जिस दिन जन्म हुआ था उस दिन को भी यानी कि 25 सितंबर को भी एक दिवस मनाते हैं हम, अंत्योदय दिवस जिसको कहते हैं। अंत्योदय मतलब गरीब से गरीब व्यक्ति का उत्थान, या यूं कहूं कि अंतिम व्यक्ति का उत्थान करना। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको बहुत ही शानदार लिस्ट रिवाइज करवाने वाला हूं, जिसमें जो भी हमारे महान पुरुष रहे थे, महान व्यक्ति रहे थे, उनकी जयंती या उनकी पुण्यतिथि को कोई ना कोई दिवस हम मनाते हैं। पूरे साल भर की मैं आपको यहाँ पे रिवाइज कराने वाला हूँ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही लेकर के आ रहा हूँ। तो बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्योंकि ये लिस्ट में बड़े दिनों बाद आपको रिवाइज करा रहा हूँ और जब भी ये दिन आएंगे पूरे साल भर में मैं ये रिपीट कराता रहूंगा आपको। जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, कब? 12 जनवरी को। सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं, कब?
23 जनवरी को। महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि को हम शहीद दिवस कहते हैं, 30 जनवरी को होता है। सरोज जी की जयंती को 13 फरवरी को राष्ट्र महिला दिवस होता है। पूर्व प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाते हैं 21 मई को। और आप देखेंगे यहाँ पे मैंने इसको अरेंज भी उसी ऑर्डर में कर रखा है, जनवरी से लेकर दिसंबर की ओर। और उसी तरह से राजीव गांधी जी की जयंती को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है 20 अगस्त। मेजर ध्यानचंद जी की जयंती को राष्ट्रीय खेल दिवस होता है 29 अगस्त को। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं 5 सितंबर को। सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती को राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है 15 सितंबर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती को, जो मैंने आपको बताया, ये अंत्योदय दिवस होता है, 25 सितंबर होता है। महात्मा गांधी जी की जयंती को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस होता है 2 अक्टूबर। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की जयंती विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाते हैं 15 अक्टूबर। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती होती है राष्ट्रीय रूप में मनाते हैं 31 अक्टूबर। मौलाना अबुल कलाम आजाद जी की जयंती राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं 11 नवंबर। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती आप जानते हो राष्ट्रीय बाल दिवस होता है 14 नवंबर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती महापरिनिर्वाण दिवस होता है 6 दिसंबर। चौधरी चरण सिंह जी की जयंती, अभी भारत रत्न मिला इनको, राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाते हैं 23 दिसंबर। और पूर्व प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती सुशासन दिवस के रूप में होता है, गवर्नेंस डे, 25 दिसंबर होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में देश में पहली बार किसने 30 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप हासिल किया है? तो आंसर होगा टाटा ग्रुप ने। तो टाटा ग्रुप ये देश का पहला समूह, पहला ग्रुप बन गया है जिसका मार्केट कैप 30 लाख करोड़ रुपए का हो गया है। तो टाटा ग्रुप में इसकी 24 लिस्टेड कंपनीज आ गई हैं, जिनका सबका मार्केट कैप मिलाकर के हम बात कर रहे हैं कि पूरे टाटा ग्रुप का, पूरे टाटा समूह का, इसमें जितनी भी कंपनियां हैं उन सब का जो मूल्य मिलाकर के 30 लाख करोड़ का हो गया। मार्केट कैप यानी कि बाजार पूंजीकरण मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं। इसको एक उदाहरण से मैंने आपको समझाया था, जैसे कि मान लो क्रिक एग्जाम, ये कोई कंपनी बन गई और ये शेयर मार्केट में भी लिस्टेड हो गई। इसके मार्केट में 100 शेयर है, हर शेयर की वैल्यू है मान लो 10 रुपए, तो 100 शेयर की कितनी वैल्यू हो जाती है? 1000 रुपए। तो क्रिक एग्जाम की वैल्यू कितनी हो गई? इसकी मार्केट वैल्यू, इसका बाजार पूंजीकरण आप बोलोगे 1000 रुपए हो गया। तो ये सिंपल सा मार्केट कैप का मतलब होता है, उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है। और टाटा से याद आएगा, अभी टाटा ने एयरबस के साथ, ये फ्रांस की कंपनी है, इसके साथ मिलकर के ये गुजरात के बड़ोदरा में C295 परिवहन विमान बनाएगा और इसके लिए पहला विमान ये स्पेन से लाया जाएगा। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी टोटल कितनी महारत्न कंपनियां हो गई हैं, तो 13 हो गई हैं। 13वें नंबर की थी ऑयल इंडिया लिमिटेड, उसकी थी कौन सी? REC, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। और उससे पहले 11वें नंबर की कौन सी थी? पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। और अगर नवरत्न कंपनियों में बात करोगे तो इसमें 16वें नंबर की है रिट्स, रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड। और 15वें नंबर की बनी थी इरकॉन, इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। तो ये ध्यान रखना। सो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। कमेंट करके जरूर बताइएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा। और वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा तो प्लीज लाइक जरूर कर देना और शेयर जरूर करा करें प्लीज अपने दोस्तों के साथ में। स्टडी ग्रुप में जुड़े हो तो एक बार शेयर कर देना प्लीज। बाकी अभी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिवीजन करा दूं, फिर सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था कि अंटार्कटिका के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए क्विनलिंग स्टेशन को किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा चाइना ने। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में टॉप पर पहुंचने वाले क्रिकेट इतिहास के पहले गेंदबाज बन गए जसप्रीत बुमराह। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन करने वाले पहले विदेशी नेता बने कौन? ये फिजी देश के डेप्यूटी PM है, नाम है बिमान प्रसाद। और दोस्तमोचे महोत्सव का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? लद्दाख में। केंद्र सरकार ने मोबाइल स्वास्थ्य पहल किलकारी और मोबाइल अकादमी अभी कहाँ पे शुरू की? गुजरात और महाराष्ट्र। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना कहाँ पे शुरू करने की घोषणा की गई? ये राजस्थान में। और देश की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल जिगर थंडा S2 का डेवलपमेंट किसने किया, विकास किसने किया? IIT कानपुर। फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 के लिए भारत में क्वालिफायर मैच कहाँ पे होगा? हैदराबाद। मुख्यमंत्री वयोश्री योजना 2024 के तहत 3000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है अभी महाराष्ट्र ने। अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 का उप विजेता कौन रहा? तो आंसर होगा भारत। इसमें विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा है। अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि 10वीं महिला विज्ञान कांग्रेस का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा नागपुर में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।